हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के विराम चिन्हों के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको विराम चिन्ह के लिए कहीं और किसी वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में कंप्लीट तरीके से आपको मैं विराम चिन्ह सिखाने वाली हूं, तो पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, आपको इसी तरह के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। अगर आप बीएड बीटीसी कर रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इन सब के लिए आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन में भी विराम चिन्ह से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर बीएड बीटीसी के एग्ज़ाम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेट है, सीटेट है, ऑल कंपटीशन यानी जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं सब के लिए ये बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम जानते हैं कि विराम चिन्ह क्या होता है। तो देखिए, विराम चिन्ह सबको मालूम है कि क्या होता है, ठीक है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अच्छा इसी को बोलते हैं विराम चिन्ह, ये नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसकी परिभाषा। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, ठीक है। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना, विराम लगा देना किसी चीज़ पे, तो ठहर जाना, ठीक। इसी तरह काम करते करते थक जाने पर हमें विराम की आवश्यकता होती है। उसी तरह भाषा के प्रयोग में भी आपको विराम की आवश्यकता होती है। पाठक के भाव बोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसी तरह देखिए, यहाँ पे जैसे ये पूर्ण विराम लगा है ना। पूर्ण विराम का मतलब होता है यहाँ पे आपका ये जो सेंटेंस है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अर्ध विराम लगा होता तो यानी अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गया है? हम तो सोचेंगे ये सेंटेंस यहाँ तक है ना। तो विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव या किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ठीक। आगे हम लोग बहुत सारे विराम चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। विराम चिन्ह के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने 20 विराम चिन्ह कवर किए हैं। और देखिए, ज़्यादातर जो विराम चिन्ह होते हैं ना, वो लगभग 15 या 16 विराम चिन्ह यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने और भी विराम चिन्ह यहाँ पे लिए हुए हैं, तो हम टोटल यहाँ पे 20 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। पहला है अल्प विराम। इसका निशान आपका ये कॉमा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो अर्ध विराम, ठीक है, इसका ये निशान है। अपूर्ण विराम, ठीक है, 2 डैश 2 डॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पूर्ण विराम, एक लाइन मिल जाएगी। प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपके हंसपद हो गया, संक्षेपण, विवरण, तुल्यता सूचक, ये इस सारे मिला करके पूरे 20 विराम चिन्हों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और मेरी गारंटी है कि आपको ये 20 के 20 विराम चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो गाइज, पहला हमारा विराम चिन्ह है अल्प विराम, या इंग्लिश में हम इसको कॉमा कहते हैं, ठीक है। अब कॉमा का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा में अल्प विराम का प्रयोग सभी विराम चिन्हों से बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो अल्प यानी कहने का मतलब है कि जितने भी विराम चिन्ह हैं उसमें से कॉमा का यूज बहुत ज़्यादा होता है। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए ठहरना, ठीक है। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह से ठहर जाना, यानी कोई सेंटेंस आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और अल्प विराम का मतलब होता है यानी कोई सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ठहरना है। कैसे ठहरना है, अभी हम उदाहरण कैसे करना है, कैसे इसको समझना है, अभी हम उदाहरण में ये सब। और आपका ये अल्प विराम कब प्रयोग होता है? वाक्य में जब 2 से अधिक समान पद हों, पदांशों या वाक्यों का संयोजन हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। तो राम ने क्या खरीदे? अगर यहाँ पे कॉमा नहीं होता तो हम पढ़ते राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। यहाँ पे कोई विराम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे विराम है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सही तरीका क्या है पढ़ने का? राम ने आम, अमरूद,
केले आदि खरीदे। ठीक है, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया है। इस तरह के वाक्यों में जब एक से ज़्यादा वाक्य हों, ठीक है, एक से ज़्यादा शब्द हों, वहाँ पे हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में, जैसे हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। ठीक है, तो यहाँ पे हवा चली के बाद कॉमा, पानी बरसा, अगर पानी बरसा के बाद में और नहीं लगा होता तो फिर यहाँ पे भी कॉमा होता। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको शब्दों को अलग करना होता है तब आप यहाँ पे कॉमा का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दो उपवाक्यों के बीच में संयोजक का प्रयोग ना किए जाने पर, संयोजक यानी कि जैसे और है, ठीक है, ये एक संयोजक शब्द है। तो अब्दुल ने सोचा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संयोजक शब्द नहीं है, अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमा। क्यों? क्योंकि अब्दुल ने सोचा, थोड़ा सा विराम हमने दिया, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तो ये तो हो गया अल्प विराम का प्रयोग। आपको समझ आ गया होगा अल्प विराम का प्रयोग करना। जब कहीं पे 2 या 4 शब्दों को अलग करना हो तो आप अल्प विराम का प्रयोग करें, और वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करना है, जैसे हवा चली, पानी बरसा, मोहन गिरा, रोहित भागा, इस तरीके से भी आप कॉमा लगा सकते हो। ये एक वाक्य हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, हवा चली, पानी बरसा, तो यहाँ पे आपका कॉमा आ जाएगा। इसके बाद हम अर्ध विराम देख लेते हैं कि अर्ध विराम क्या होता है। अब देख लेते हैं कि अर्ध विराम क्या होता है। जहाँ पे अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जहाँ एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश से संबंध बताना हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं क्या है। जैसे क्या उदाहरण है, अंधकार दूर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अल्प विराम से थोड़ा अधिक और विराम से थोड़ा कम समय लगे, वहाँ पे हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। ठीक है, तो अंधकार दूर हुआ क्या है, बताया जा रहा है यहाँ पे कि अब अंधकार दूर हो गया है। अंधकार दूर होने के बाद कुछ क्रिया हुई है, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। ठीक है, इसके बाद सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। इस तरीके से हम लोग अर्ध विराम का यूज करते हैं। अर्ध विराम का बहुत ज़्यादा यूज आपको देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे ही अर्ध विराम का यूज देखने को मिलता है। ज़्यादातर अल्प विराम का यूज होता है और पूर्ण विराम का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उपविराम। उपविराम क्या होता है, जहाँ पर वाक्य पूरा नहीं होता है लेकिन किसी विषय के बारे में या किसी चीज़ या वस्तु के बारे में बताया जाता है, वहाँ पे किसी कथन को अगर आपको अलग दिखाना है तो वहाँ पे हम लोग उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे प्रदूषण, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण एक अपने आप में एक वर्ड हो गया, प्रदूषण के बारे में ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रदूषण क्या है, एक अभिशाप। ठीक है, तो ये जो डैश है इसका यूज हम सभी लोग करते हैं, हम सबको पता है इसका यूज कहाँ पे करना है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसको हम लोग उपविराम के नाम से जानते हैं। ठीक है, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर कोई चीज़ यूज करनी है, जैसे राम, राम क्या है, भगवान या शैतान, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उपविराम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे वाक्य पूरा नहीं होता है लेकिन किसी भी विषय और वस्तु के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पे देखिए वाक्य नहीं पूरा हुआ है। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण अपने आप में एक शब्द है, लेकिन उपविराम प्रदूषण के बारे में हम बता रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में हम बता रहे हैं, तो हमें उपविराम का यहाँ पे प्रयोग करना होगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम बता रहे हैं पर प्रदूषण है क्या, लेकिन ये जो अभिशाप शब्द का यूज किया है ये एक अलग शब्द है, लेकिन हमने यूज किस लिए किया है, प्रदूषण के लिए। ठीक है, तो ऐसे अगर इस तरीके से आपको कथन लिखने हो, सेंटेंस लिखने हो, तो यहाँ पे आप उपविराम का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग पूर्ण विराम का यूज देख लेते हैं। देखिए पूर्ण विराम का यूज बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए बता देती हूँ कि पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से ठहरना या फिर रुक जाना, जहाँ पे वाक्य की गति अंतिम रूप ले और विचार के तार पूरी तरह टूट जाए, वहाँ पर ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गई परिभाषा। ठीक है, लेकिन पूर्ण विराम का अर्थ होता है जहाँ पे कोई सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं कहती हूँ वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, अब यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसके बाद कुछ कहने को नहीं बचता है, तो यहाँ पे आपका पूर्ण विराम हो जाएगा। जैसे मैंने बोला वह गोरा है लेकिन,
तो यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला वह गोरा है लेकिन का मतलब होता है कि अभी कुछ और आपको बोलना है, तो यहाँ पे आपका पूर्ण विराम नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण विराम कहाँ पे यूज होता है देख लीजिए, काव्य में दोहा के बाद में यूज होता है, सोरठा चौपाई के जो चरण होते हैं उनके अंत में यूज होता है। जैसे ये देखिए दोहा का, जैसे ये देखिए एक दोहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई। ठीक है, रघुकुल की रीत सदा है से ये चली आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया पूर्ण विराम। प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, अगर होता रघुकुल रीति सदा चली आई लेकिन, तो फिर यहाँ पे पूर्ण विराम का यूज नहीं होता। ठीक है, इसी तरह राम घर जाता है, तो ये अपने आप में पूर्ण शब्द है। ठीक है, विशेष आपको अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कुछ विद्वानों ने केवल अंग्रेजी का फुल स्टॉप का प्रयोग करने लगे हैं, किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि हिंदी के सेंटेंस या मतलब हिंदी को लिखते समय यहाँ पे पूर्ण विराम की जगह बहुत सारे लोग ना फुल स्टॉप यानी अंग्रेजी के फुल स्टॉप का प्रयोग करने लगे, अंग्रेजी के पूर्ण विराम का, जो कि हिंदी की शुद्धि के हिसाब से गलत है, व्याकरण के हिसाब से गलत है। आपको इसी का पूर्ण विराम का ही यूज करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह, देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह तो सबको पता है और सभी लोग जानते हैं कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब आप किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हो। ठीक है, जहाँ पे क्या, क्यों, कब, कैसे ये सब आ जाए तो वहाँ पे आपका प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, राम घर पर आया या नहीं, ये एक तरह से क्या है, देखिए यहाँ पे कहाँ, कब, कैसे नहीं है, लेकिन राम घर पर आया या नहीं, तो एक तरह से क्या है, ये हम पूछ रहे हैं। किसी चीज़ को किसी से पूछना, किसी को बताना, उसमें क्वेश्चन, उसमें चिन्ह, प्रश्न, किसी को कुछ बताना और किसी से कुछ पूछना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह केवल पूछने पे लगते हैं, कुछ बताने पे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हों, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, गोविंद क्या करता है। ठीक, अगर यहाँ इसके बाद कोई आप शब्द नहीं है या सेंटेंस नहीं है तो आपको यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। लेकिन ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, क्या है, गोविंद क्या करता है, तो कॉमा आएगा। आपको पता है थोड़ा ठहरना है तो कॉमा का यूज करेंगे। कहाँ जाता है यानी अल्प विराम का यूज करेंगे। कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो। तो अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ है। तो जब ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ भी प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप अल्प विराम का यूज करिए। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जहाँ पे कुछ पूछा जाता है ना, आप क्या करते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पर कोई स्थिति निश्चित ना हो वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। आप शायद कन्नौज से आ रहे हैं, ये भी एक तरह से देखिए पूछ ही रहे हैं हम, है ना, आप शायद कन्नौज से आ रहे हैं, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग व्यंग्य वाली उक्तियों में भी होता है। ठीक है, इसके बाद संबोधक चिन्ह और विस्मय बोधक चिन्ह, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, संबोधन चिन्ह या संबोधक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह आप इसको बोल सकते हो। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, चलिए हम जान लेते हैं। जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए, जैसे हे प्रभु, हम लोग कहते हैं ना जब बहुत कोई वैसी सिचुएशन होती है, हे प्रभु, अब क्या होगा, हे भगवान मैं थक गया, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका संबोधक चिन्ह हे राम, इसमें आपका संबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अब यह जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी, ये क्या है, एक सेंटेंस है। मोहन, किसी को हमने बोला मोहन इधर आओ। ठीक है, तो मोहन के बाद में आपका संबोधक चिन्ह, हम किसी को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, किसी को बुला रहे हैं, किसी को संबोधन का मतलब क्या होता है, किसी को हमने बुलाया, किसी का नाम लिया, तो ये होता है आपका संबोधन, संबोधक चिन्ह। तो जब हम किसी को बुलाएंगे, किसी का नाम लेंगे तो आपका ये संबोधक चिन्ह यहाँ पे लगेगा। ठीक है,
विस्मय बोधक चिन्ह भी इसी को बोलते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह कहाँ पे यूज होता है? जैसे आप विस्मय यानी आश्चर्यचकित हैं किसी चीज़ के लिए, किसी बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, बहुत ज़्यादा उल्लास में हैं, बहुत आश्चर्य, विषाद, घृणा, भय, करुणा इत्यादि के भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं उद्धरण चिन्ह पे। तो उद्धरण चिन्ह आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे ये वाह आपका एक अक्षर हो गया और डबल कॉमा, जिसे हम डबल कॉमा कहते हैं, वो हमारा उद्धरण चिन्ह होता है। इसमें आपका डबल कॉमा और सिंगल कॉमा दोनों ही आ जाते हैं। उद्धरण के दो रूप होते हैं, इकहरा व दोहरा चिन्ह। अब इकहरा चिन्ह कहाँ लगता है और दोहरा चिन्ह कहाँ लगता है, इसको समझ लेते हैं। जब किसी पुस्तक से, अभी हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये यूज होता है। जब किसी पुस्तक से कोई वाक्य अथवा अवतरण ज्यों का त्यों लिया जाए तो वहाँ पे दोहरे चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ पर कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि को लिखा जाए वहाँ इकहरा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। किसी चीज़ का शीर्षक आपको लिखना है, समाचार पत्र, लेखक का कोई उपनाम लिखना है, लेख इत्यादि को लिखना है तो इकहरा चिन्ह लिखा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि इकहरा चिन्ह कहाँ पे प्रयोग करते हैं। जब किसी कवि का उपनाम हो, किसी पुस्तक का नाम लिखना है आपको, किसी पत्र पत्रिका का नाम लिखना है, यानी किसी भी शब्द को अगर आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, उसको विशेष अवस्था प्रदान करना है, ठीक है, VIP कहते हैं ना, वेरी स्पेशल पर्सन, वेरी स्पेशल शब्द आपको बनाना है, या लेख या कविता है उसके शीर्षक का उल्लेख करना है तो आपको वहाँ पे इकहरा यानी सिंगल कॉमा का यूज करना है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे रामधारी सिंह ये नाम है उनका और उनका उपनाम क्या है, दिनकर, ठीक है। तो उनके उपनाम को हम कॉमा में, उनके उपनाम को हम इकहरा कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जैसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, ठीक है। तो रामचरितमानस क्या है, एक ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास। इसी तरह दोहरा कॉमा का यूज हम कैसे करेंगे, किसी भी वाक्यांश है उसको उद्धत करते समय, जैसे महावीर ने क्या कहा है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म। किसी ने कुछ कहा है, किसी की कोई बात है, कोई कविता है, वहाँ कोई सेंटेंस है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डबल कॉमा का यूज करना है, ठीक है। किसी पुस्तक, कोई कवि का नाम है, कोई नाम, पत्र पत्रिका का नाम, कोई शीर्षक है तो वहाँ पे आपको इकहरा कॉमा का यूज करना है। अब हम आपको बताते हैं योजक चिन्ह क्या होता है। तो देखिए योजक चिन्ह होता है आपको दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में भी ये यूज होता है, ठीक है। ये आपका द्वंद्व और तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे सुख दुख, हम लोग कभी हम लोगों की आदत है, हम लोग बोलते हैं ना सुख दुख तो एक साथ ही आते हैं, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, माता पिता, प्रेम सागर, है ना। इस तरीके से जब हम दो शब्द बोलते हैं तो हम दोनों शब्द को एक साथ ना लिख करके उसमें उसके बीच में एक योजक चिन्ह यानी डैश का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आपसे किसी ने बोला माता पिता लिखो, तो माता पिता आप कैसे लिखोगे, माता पिता, जब आप लिखोगे माता पिता तो बीच में डैश का चिन्ह आप जरूर लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी आदत पड़ी है, आपको शुरू से ये ऐसा बताया गया है लिखना। तो योजक चिन्ह का यूज कहाँ होता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, पुनरुक्त शब्दों के बीच में, जैसे कि कोई शब्द एक ही शब्द को दो बार बोला गया है, पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे, है ना, तो ऐसे शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह किसी की तुलना अगर आप कर रहे हो ना, कौन भरत सा भाई, यशोदा सी माता, है ना, उसके जैसा फ्रेंड, मतलब उसका नाम लेकर के उसके जैसा फ्रेंड, तो वहाँ पे भी आपको योजक चिन्ह यानी डैश का चिन्ह लगाना है। इसके बाद निर्देशक चिन्ह हम जान लेते हैं क्या होता है। तो निर्देशक चिन्ह कुछ ऐसा दिखता है, डैश डैश डैश, ठीक है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। अभी इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे इसको रेखा चिन्ह भी कहते हैं, यानी ये एक रेखा होती है, डैश से थोड़ी सी बड़ी रेखा होती है, तो हम रेखा चिन्ह के नाम से भी जानते हैं जैसे, ठीक है। अब हमें जैसे लिखा है तो हम थोड़ा सा डैश से थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचते हैं, ठीक है, इसको निर्देशक बोलते हैं। कुछ लोग डैश के जितनी भी लाइन खींचते हैं वो गलत है, तो हमें निर्देशक चिन्ह का यूज करना चाहिए। तो अनार, आम, संतरा, जैसे हमें कुछ लिखना है, किसी चीज़ का उदाहरण देना है तो वहाँ पे हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अध्यापक,
अध्यापक ने क्या बोला, हमने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा कि अध्यापक ने कहा तुम जा सकते हो, हमने यहाँ पे केवल लिखा अध्यापक और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया और लिख दिया तुम जा सकते हो। तो हम इससे क्या समझेंगे कि अध्यापक ने बोला तुम जा सकते हो। ठीक है, किसी के द्वारा कुछ बोला जा रहा हो तो उसका नाम लिख करके वहाँ पे निर्देशक चिन्ह के द्वारा हम उसको दर्शाते। और देखते हैं कहाँ पे यूज होता है, जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं का निर्देश किया जाए। जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। अब यहाँ पे क्या लिखा है हमने, काल 3 प्रकार के होते हैं, फिर हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए तब भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते, फिर उसके बाद निर्देशक चिन्ह पर अब। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं ना, अगर वो आज होते, अगर ऐसा होता, फिर इसके बाद हम नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, फिर हम बोलते हैं उसके आगे कोई सेंटेंस। तो जब कहीं पे थोड़ा सा पॉज लेकर के बोलते हैं तो वहाँ पे हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य अगर आ जाता है, जैसे महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक, भारत की महान विभूति थे। ठीक है, इस तरीके के शब्दों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसके बाद विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखिए, बहुत सारे लोग जब हम कोई कॉपी लिखते हैं, कोई हेडिंग डालते हैं अपने कॉपी में, जब हम कॉपी में कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं और उसमें हम हेडिंग डालते हैं, मान लीजिए हमने प्रश्न लिखा और उसके बाद हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग बहुत किया और अभी भी करते हैं और सबको मालूम होगा और सब लोग इस विवरण चिन्ह का यूज करते हैं। अब हम फिर भी देख लेते हैं कहाँ पे और किस तरीके से इसका यूज करते हैं। जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं। ठीक है, ये इसके बाद में हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए ये अंडरस्टूड होता है और कॉमन सेंस से ये अपने आप ही जब आप कोई चीज़ लिखते हो ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है हाई स्कूल और इंटर में, तो आप अपने आप ही इसका यूज करोगे। आपको पता होता है कि आप इसका यूज आपको कहाँ पे करना है, बस इनके नाम याद रखिएगा आप और निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। जैसे ये इस तरह का कोई सेंटेंस अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई हेडिंग डाली आपने तो वहाँ पे भी विवरण चिन्ह का आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग विवरण चिन्ह का यूज करते हैं। इसके बाद हंस पद, शायद ही आपने हंस पद सुना हो, लेकिन आपको ये जो चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह को आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं लेकिन आपने देखा ज़रूर होगा। इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विस्मरण चिन्ह कहते हैं। तब इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर उस शब्द के वाक्यांश को लिख दिया जाता है। जैसे मुझे आज जाना है, कहाँ जाना है, अजमेर। तो यहाँ पे इसका प्रयोग इस तरीके से करते हैं, मुझे आज कहाँ जाना है, अजमेर जाना है। जैसे आपने एक सेंटेंस लिख दिया मुझे आज जाना है और आप भूल गए कि मुझे यहाँ पे लिखना था मुझे आज अजमेर जाना है। आपका जब कोई सेंटेंस गलत हो जाता है, आप कुछ लिखना भूल जाते हो, तो आप इस तरीके से एरो लगा करके ऊपर लिख देते हो ना, तो इसको बोलते हैं हंसपद या विस्मरण चिन्ह। अब आपको याद आ गया होगा कि आप बहुत करते हो कॉपियों पे, जब कुछ लिखना होता है और हम कोई एक शब्द मिस कर जाते हैं तो हम ऐसा ही एक चिन्ह लगा देते हैं और उसके ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं। तो हमने मुझे आज यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगाया और ऊपर लिख दिया अजमेर। ठीक है, और जाना है। इस तरीके से आप हंसपद का यूज करते हो। बहुत ही ईजी है, बस केवल आपको नाम भर याद कर लेना है और नाम भी आपको याद हो जाएंगे अगर एक बार आप कॉपी पे इसको लिख लोगे। संक्षेपण चिन्ह। संक्षेपण चिन्ह कुछ जीरो या ओ की तरह दिखता है, इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, संक्षेपण चिन्ह और लाघव चिन्ह सेम होते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी बड़ी या प्रसिद्ध चीज़ को संक्षेप में कहने के लिए उसका पहला अक्षर लिख करके ये चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे क्या लगाया जाता है, प्रोफेसर की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, प्रो, और डॉक्टर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, डा। ठीक है, डॉ, और ये चिन्ह हम लगा देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह या संक्षेपण चिन्ह। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब किसी शब्द को शॉर्ट में लिखना हो आपको, है ना, तब आप इसका यूज करेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है तो इसको हम लोग किस तरीके से केवल एक एक अक्षर लिख देंगे, संघ, रा,
संघ, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, इस तरीके से है ना, डॉक्टर, इस तरह से हम लोग अपना नाम भी जब लिखते हैं ना, तो इसी तरीके से किसी कॉलेज का नाम लिखना है तो भी आप इस तरीके से लिख देते हो, इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, आप इसका यूज करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका संक्षेपण चिन्ह। अब है तुल्यता या समता सूचक चिन्ह, जिसको हम लोग बराबर बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। तो तुल्यता और समता सूचक चिन्ह जब किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने वाले समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु बराबर सूर्य, इसका मैथ में हम बहुत यूज करते हैं, आपको पता है। जैसे 1 रुपये बराबर 100 पैसे, है ना। भानु क्या है, भानु का पर्यायवाची होता है सूर्य, यानी भानु और सूर्य दोनों एक ही है, इसलिए भानु इक्वल सूर्य। 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। अब आते हैं कोष्ठक पे। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कोष्ठक का यूज करना, ठीक है। वाक्य के बीच में कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको हमें हाईलाइट करना होता है, ठीक है, जिनका अर्थ नहीं स्पष्ट होता है। ऐसे में उन शब्दों में अर्थ को उस शब्द के आगे कोष्ठक में लिख दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी होता है कोई किसी चीज़ का अर्थ किसी को नहीं पता है, बताने के लिए हम लोग लिख देते हैं कि अच्छा इसका ये है, ठीक है। तो वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुंह की उपमा मयंक से की जाती है। यानी जब हम कोई अलंकार लिख रहे होते हैं, जैसे ये अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है, यहाँ पे बताया गया है मुंह की उपमा मयंक से दी जाती है। लेकिन ये सबको नहीं पता होगा कि मयंक किसको कहते हैं। तो मयंक किसको कहते हैं, चंद्रमा को। तो ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, चंद्रमा, ठीक है। नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए कोमा, कोमा क्या है, कोई पात्र होगा तो खिन्न होकर के, मतलब कि कोमा किस तरह, गुस्से में होकर के क्या कहती है, मैं क्या ना करूं, ठीक है। ये निर्देशक चिन्ह है आपका, खिन्न होकर के मैं क्या ना करूं। फिर हमें बताना है, उसके भावों को बताना है, ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। इस तरीके से आपने अगर कभी नाटक पढ़े होंगे अपनी किताबों में, 9th 10th की किताबों में भी एक मुझे याद नहीं है, रंगमंच या रंगभूमि करके एक बुक होती है, वहाँ उसमें बहुत सारे नाटक दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ना। ये सारे आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सारे चिन्ह, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोष्ठक का यूज करते हैं। वैसे अंडरस्टूड है कि कोष्ठक का यूज कैसे होता है। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है, तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर आप क्रॉस का चिन्ह या फिर डैश का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। ये हम लोग बहुत करते हैं, सब लोग इसको करते हैं। तो तुम्हारा सब काम करूँगा, बोलो। आजकल व्हाट्सएप पे जो लैंग्वेज यूज होती है ना, तो उस पर हम आधा शब्द लिखते हैं, उसके बाद डैश 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 करके छोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं लोप चिन्ह। जब आपको कुछ बोलना है ज़्यादा लेकिन आपने कम बोला और डैश डैश करके वो वाक्य छोड़ दिया। बड़ी माँ तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। बोलो मतलब आप चाहते हैं कि वो आगे कुछ बोलें, तो यहाँ पे आपको लोप चिन्ह का यूज करना होता है। इसके बाद इतिश्री, इतिश्री का मतलब होता है समाप्ति चिन्ह। समाप्ति चिन्ह का प्रयोग समाप्ति चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई चीज़, जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं कोई, ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने लिखा, उसके बाद हमने उसका आंसर लिखा, और आंसर के बाद जब वो आंसर खत्म हो जाता है तो उस पेज पे हम नीचे कुछ ऐसा सिंबल बना देते हैं, है ना। तो ये होता है इतिश्री यानी समाप्ति। ये आंसर, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर कोई बुक होती है उसके सबसे लास्ट में आप जाओगे तो ये चिन्ह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, इतिश्री और समाप्ति चिन्ह का। इसके बाद आता है आपका विकल्प चिन्ह। विकल्प या इसको ऑब्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको शुद्ध वर्तनी वाले आपको इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुनने हैं या कोई ऑप्शन चूज करना है, तो हम ऑब्लिक का यूज करते हैं, जैसे कवयित्री या कवयित्री। इन दोनों में से कौन सा सही आपको बताना है, तो हम यहाँ पे ऑब्लिक का यूज करेंगे, या दोनों शब्द समानार्थी हैं, ठीक है। अगर हम दो शब्दों के बीच में तुलना करेंगे, ये या ये, तो हम ऑब्लिक का प्रयोग करेंगे, विकल्प चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे जोशदा रहने वाला है कहाँ का, शाश्वत, सनातन, नित्य, है ना। तो यहाँ पे विकल्प दे दिए गए हैं, आपको इन तीनों में से एक विकल्प बताना है। या तो हम यहाँ पे 1 2 3 लिख दें,
या तो हम ABC लिख दें या फिर हम विकल्प चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसे शब्दों में, ठीक है। तो जहाँ पे कोई विकल्प देना होता है आपको वहाँ पे विकल्प चिन्ह का प्रयोग करना होता है। इसके बाद पुनरुक्ति चिन्ह है। पुनरुक्ति चिन्ह जब ऊपर लिखी हुई किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना होता है तो उसके नीचे पुनः वही न लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस चिन्ह का भी हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप सब लोग करते होंगे। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे रूप हम लिख रहे हैं राम के, राम रामो रामा, ठीक है। इसके बाद रामम, और रामम के बाद यहाँ पे रामो आएगा तो हमने यहाँ पे रामो ना लिख करके रामो के नीचे क्या लगा दिया, पुनरुक्ति चिन्ह या कॉमा साधारण भाषा में, ठीक है, लगा दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी वही शब्द आएगा। इसके बाद रामान, और ये सब आप लोगों ने भी बहुत किया होगा, बहुत हम लोगों ने, कि जब कोई कभी कभी होता है ना, हम कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं, उसका आधा सेंटेंस नीचे भी सेम रहता है तो वहाँ पे हम ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। तो गाइज ये था पूरे विराम शब्दों का एक वीडियो। तो गाइज ये था हमारे विराम चिन्हों का पूरा वीडियो, और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सारे विराम चिन्ह अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अगर नहीं लर्न हुए हैं तो आप फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए, और मैं गारंटी लेती हूँ रिवाइज करने के बाद में ये चिन्ह आपको कभी नहीं भूलने वाले हैं। और मैंने इतने अच्छे से आपको ये चिन्ह समझाए हैं कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अभी आज के वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं इन चिन्हों को, और इसके बाद के वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाने वाली हूँ, और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करने को मिलेंगे, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।